नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हर खबर हरियाणा में। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे। वक्त हो चला है खबर एट 10 का। खबरों की शुरुआत करते हैं जहां किसान दिल्ली की सीमाओं को छोड़कर जा चुके हैं और संयुक्त किसान मोर्चा ने आंदोलन को स्थगित कर दिया है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने युद्ध स्तर पर बैरिकेडिंग्स हटाने का कार्य शुरू कर दिया है और ये उम्मीद लगाई जा रही है कि आज से देश की लाइफलाइन कही जाने वाली नेशनल हाईवे 44 से दिल्ली में वाहनों की आवाजाही शुरू हो जाएगी, जिसको लेकर हरियाणा के सोनीपत जिले के आला अधिकारी लगातार जांच पड़ताल कर रहे हैं और खुद जाकर दौरा कर रहे हैं। बता दें कि सोनीपत के उपायुक्त ललित सिवाच और पुलिस अधीक्षक राहुल शर्मा के अलावा जिला के आला अधिकारी मंगलवार को सोनीपत दिल्ली कुंडली बॉर्डर पर पहुंचे और वहां पर व्यवस्थाओं का उन्होंने जायजा लिया। बता दें, सोनीपत के उपायुक्त ललित सिवाच ने जानकारी देते हुए बताया कि हमने नेशनल हाईवे 44 के सभी गड्ढों को भर दिया है और उम्मीद लगाई जा रही है कि कल से दिल्ली में वाहनों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा है कि प्रदूषण के चलते एनजीटी के कुछ कार्यों पर रोक लगा रखी है, जिसके चलते कई जगह से नेशनल हाईवे 44 को बनाना है। इसके लिए हम एनजीटी से और हाई कोर्ट से अनुमति ले रहे हैं। दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर पर खड़े हैं। यहाँ जो मेन बैरिकेडिंग थी वो सारी रिमूव कर दी गई है। छोटे मोटे स्ट्रक्चर्स थे वो डिसमेंटल कर दिए गए और हमारा पोर्ट होल्स का काम 95% से ज़्यादा कंप्लीट हो गया। अब हम 5% जो काम पेंडिंग है, छोटी मोटी ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, उनको रिमूव आज रात को कर देंगे और सुबह स्मूथ ट्रैफिक स्टार्ट हो जाएगा। ऐसी हमें उम्मीद। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता लाजपत जुड़ चुके हैं लाइव। लाजपत, क्या कुछ स्थिति है, किस तरह से वहां पर व्यवस्था को सुचारू रूप से सही किया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए जिला सोनीपत प्रशासन की तरफ से जरूर राहत भरी खबर है, क्योंकि जो हाईवे है, जो 10 किलोमीटर का आसियानों का जो ठिकाना था जो किसानों का, वो जरूर हटा दिया गया है और हाईवे को पूर्ण तरीके से चेक किया गया है। लेकिन अभी जो है दिल्ली की तरफ से बैरिकेड जो लगाए गए हैं, अभी वो नहीं हटाए गए हैं। तो हमारी हर खबर हरियाणा की तरफ से लोगों से यही अपील है, जो चाहते हैं हमारे चैनल के, उनसे यही अपील रहेगी कि अभी आप दिल्ली की तरफ नहीं जा सकते, क्योंकि अभी जो बैरिकेड है वो लगाए गए हैं। आज का समय जो पूरा दिन लग सकता है, पूर्ण तरीके से ट्रैफिक जो है वो कहीं ना कहीं शाम तक खुलेगी। लेकिन आप लोगों से यही अपील है कि अगर आपको दिल्ली जाना है तो देश का सबसे बड़ा जो हाईवे है उस पर अभी आप सफर तय ना करें, क्योंकि आपको सफर तय करने में जाम की स्थिति सहन करनी पड़ सकती है। काफी अभी दिक्कत है। अभी जो साइड में जो जगह है जहाँ पर गड्ढे हैं उनका भी काम जारी है। तो आप लोग जो है इस सफर तय ना करें, क्योंकि आप फंस सकते हैं। दिल्ली की तरफ जाने वाला जो सबसे बड़ा हाईवे है, जो 10 किलोमीटर का जो दायरा था जहाँ पर किसानों के आशियाने थे, उस रोड को पूर्ण तरीके से जो चेक किया गया है और उस रोड में जहाँ पर किसानों ने अपने आशियाने लगाए हुए थे, वहां पर जो कीले गाड़ी गई थी या जो पाइप लगाए गए थे, अपने आशियाने जो बनाए गए थे, वो टायर को फाड़ सकते हैं। आपको नुकसान हो सकता है, आपको हानि हो सकती है। इसलिए आप लोगों से अपील है कि आप अभी उस दायरे को, जो 10 किलोमीटर का जो दायरा है जहाँ पर किसानों के आशियाने थे, उसकी तरफ सफर तय ना करें, क्योंकि काफी हालात गंभीर भी बन सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जब गाड़ी जब तेज दौड़ेगी तो टायर फट सकता है। तो आप लोगों से यही अपील है कि अभी आप दिल्ली की तरफ जो पुराने रास्ते हैं, जैसे नरेला की तरफ से है या यूपी की तरफ से है, उन्हीं रास्तों को सफर तय करें। क्योंकि आपको पता है कि दिल्ली की दहलीज पर अभी जो है बैरिकेड लगाए गए हैं प्रशासन की तरफ से। अब दिल्ली की जो पहल कब हो पाएगी ये आने वाला वक्त बिल्कुल बताएगा, क्योंकि बिल्कुल। हरियाणा की तरफ से पूर्ण तरीके से सफाई कर दी गई है। रोड जो पूर्ण तरीके से चालू हो चुका है। लेकिन आपको बता दें कि जो कुंडली औद्योगिक क्षेत्र है, फैक्ट्री एरिया है, वो बिल्कुल जी, दिल्ली के नजदीक है और दिल्ली से आवागमन के लिए सबसे छोटा जो रास्ता है यही है। दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली नजदीक नहीं बिल्कुल। है, क्योंकि आपको लाजपत, सफर जिस जो है। तरह से लगातार अब तैयारी की जा रही है, रोड सड़कें खोली जा रही है, बॉर्डर खोले जा रहे हैं, गड्ढे वहां पर बने हुए स्थिति और आला अधिकारी जो है लगातार पूरी स्थिति का जायजा लेने पहुंच रहे हैं। ऐसे में अभी जैसे कि आपके द्वारा कहा जा रहा है कि अभी फिलहाल आवाजाही वहां से नहीं होगी, आखिर कितना समय लग सकता है? कहीं ना कहीं बहुत युद्ध स्तर पर काम जरूर जारी है। हरियाणा की तरफ से तो वाहन चलते हुए भी नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी दिल्ली की तरफ से दिखाई जो दे रहा है वो लगता है कहीं ना कहीं आज का दिन लग सकता है। देर शाम तक जरूर कहीं ना कहीं वाहन जो है पटड़ी पर आ सकते हैं, लेकिन अभी समय बाकी है। अगर देर शाम को आएंगे तो आपको पता है कि दिल्ली से जो आवागमन होगा, ट्रैफिक ज्यादा आ जाएगा, तो जाम की स्थिति जरूर बनेगी। इसीलिए हम लोगों से अपील करते हैं कि जो पुराने रास्ते हैं, नरेला की तरफ से है
या यूपी की तरफ से है, जो पहले से सफर तय करते थे, उन्हीं सफरों को अगर आप तय करेंगे तो आपको जो दिक्कत का सामना ना करना पड़ेगा, क्योंकि एकदम से जो ट्रैफिक आएगा तो जाम की स्थिति बन सकती है। एनएचआई जो है उस पर पूरा ध्यान दे रही है, प्रशासन पूरा ध्यान दे रही है, लेकिन जो लोग जो ट्रैफिक का नियम नहीं पालन करते, एक दूसरे से गाड़ी आगे रखते हैं, फंसा लेते हैं, फिर वो जाम लग जाता है, जिसके कारण काफी लंबी दिक्कत होती है। इसीलिए लोगों से यही अपील है, अगर आपको जाना भी है तो लाइन से चलेंगे तो जाम नहीं लगेगा और लगातार आपकी गाड़ियां आराम से निकल पाएंगी। इसलिए प्रशासन कहीं ना कहीं मुद्दई जरूर है और प्रशासन की जो पैनी नजर जरूर है, लेकिन लोग जो है ट्रैफिक के जो एक दूसरे से गाड़ी आगे भगाकर जो लगा देते हैं, जिससे जाम की स्थिति बन जाती है। और देश का सबसे बड़ा हाईवे है दिल्ली के, जो है दिल्ली से पाकिस्तान तक जाने वाला हाईवे है जो 44, उस पर अभी जो एनजीटी के जो आदेश भी हैं कि काम अभी नहीं हो सकता। लेकिन आपको बता दें कि दिल्ली से जब निकल कर पानीपत तक का जो रास्ता है वो कहीं ना कहीं जो है 10 किलोमीटर का जो दायरा था, जहां पर अभी एनजीटी के आदेशों की वजह से काम रुका हुआ है, किसानों की वजह से काम रुका हुआ है, जिस पर अभी काम भी जरूरी है, जो काम होना है, करीब 1 साल जरूर लग सकता है। अगर पूर्ण तरीके से आपको अगर दिल्ली जाने वाला और रास्ते की बता दें तो अभी 1 साल लग सकता है, क्योंकि अभी इस पर काम भी बाकी है। जो काम होना है, जो फ्लाईओवर बनने हैं या दिल्ली के लिए जो सफर तय करना है, रोड को चौड़ीकरण का काम है, अनेक तरह की सब अभी समस्या है। साल भर इस रोड को पूर्ण तरीके से जो पटड़ी की कहें तो साल भर लग सकता है, लेकिन 2 लाइन जो है जो बिल्कुल। तो अभी आवाजाही के लिए अभी पूरी तरह से अनुमति नहीं है, क्योंकि आला अधिकारी हैं वो अपने युद्ध स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं, लगातार जांच कर रहे हैं और जो बैरिकेडिंग्स है उसको हटाने की पूरी कोशिश की जा रही है और इसी के साथ ही 7 लेयर की बैरिकेडिंग्स कर दी गई थी उसको हटाया जा रहा है। और बहुत बहुत शुक्रिया लाजपत तमाम जानकारी के लिए। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां सड़कों पे गड्ढे हैं, उनको गड्ढों को दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अभी प्रदूषण के चलते एनजीटी के कार्यों के रोक लगा हुआ है और ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट से अनुमति ली जा रही है। आला अधिकारियों द्वारा लगातार कहा जा रहा है कि जिस तरह से सड़कों की जो स्थिति है उसको दुरुस्त कर जल्द से जल्द उसको आवाजाही के लिए सुचारू रूप से शुरू करने की कोशिश की जा रही है। बढ़ते आगे, जहां मंगलवार को किसान नेता राकेश टिकैत जींद के दोनों टोल प्लाजा पर पहुंचे और इस दौरान राकेश टिकैत को सुनने के लिए हजारों की संख्या में किसान पहुंचे थे। राकेश टिकैत पहले जींद के बदोवाल टोल प्लाजा पहुंचे और इसके बाद जींद के ही खटकर टोल प्लाजा पर पहुंचे। दोनों टोल प्लाजों पर किसानों को संबोधित करते हुए राकेश टिकैत ने कहा है कि हरियाणा के टोलों पर चल रहे सभी धरने बुधवार तक खत्म हो जाएंगे। इसके साथ ही किसानों के मुकदमे वापसी पर बोलते हुए उन्होंने कहा है कि अब राज्य सरकारों से बातचीत की जाएगी। वहीं 15 जनवरी को होने वाले संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में कई मांगों पर समीक्षा करने की बात कही है। और इसी के साथ ही आपको बता दें यूपी में होने वाले चुनावों पर भी इसका असर देखने को मिलेगा, ऐसा बयान राकेश टिकैत की ओर से दिया गया है। चार्ज लगेंगे उस पर हत्या की वो लगेगी। पूरी एसआईटी ने ठीक अपनी जांच करी है। अब जो टैनी है उसको इस्तीफा दे देना चाहिए, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। वो भी साजिश में शामिल है। उसका शायद खुलासा इसलिए नहीं करा होगा जो वीडियो है उसकी के गृह राज्य मंत्री, तो ये है कि इस्तीफा उसको दे देना चाहिए। भारत सरकार को उसको तुरंत हटाना चाहिए। किसान आंदोलन का प्रभाव यूपी में देखने को मिलेगा, जो यूपी चुनाव बिल्कुल मिलेगा। चुनाव आचार संहिता के बाद में अभी सरकार से क्या सरकार का रुख रहता है हम उस पर बात करेंगे और चुनावी बात आचार संहिता के बाद हम बताएंगे। और मैं अनुरोध करूंगा तो हजार संख्या में किसान पहुंचे जहां राकेश टिकैत दोनों टोल प्लाजा पर पहुंचे थे। उन्होंने इस दौरान संबोधित किया। संबोधित करते हुए उन्होंने तमाम तरह की बातें कही है। मुकदमे जो है किसानों के ऊपर उसको जल्द खत्म कराने के लिए सरकार से बातचीत करने की बात भी कही है राज्य सरकारों से। हरियाणा पुलिस की नशे के खिलाफ बड़ी मुहिम छिड़ चुकी है। बता दें कि गृह मंत्री अनिल विज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि हरियाणा पुलिस ने सुबह 5 बजे प्रदेश के हर जिले में नशाखोरी रेड मारी है, जिसमें 442 टीमों ने हिस्सा लिया है और 1169 जगहों पर छापेमारी की गई है। वहीं 3315 पुलिसकर्मी कर्मचारी इस मिशन में लेंगे। और आपको बता दें कि जिसमें 98 एफआईआर दर्ज की गई है, वहीं 100 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है।
नशाखोरी के खिलाफ हरियाणा पुलिस ने सारे प्रदेश में नशाखोरी के खिलाफ साइमल्टेनियसली हर जिले में प्रातः 5 बजे से छापेमारी की है, जिसमें 442 टीमों ने पार्टिसिपेट किया है। 1169 जगहों पर छापे मारे गए हैं। 3315 पुलिस के कर्मचारी इस सारी ऑपरेशन में लगे हैं। 98 FIRs दर्ज की गई हैं अंडर NDPS एक्ट। हमारे देश में कला और कला के कदरदानों की कोई कमी नहीं है और इस कड़ी में हर खबर हरियाणा के संवाददाता रवि चंदेल ने प्रख्यात ग्रास आर्टिस्ट अभिषेक कुमार चौहान से खास बातचीत की है, जिन्हें 2 बार पद्मश्री अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। चलिए आइए सुनते हैं। हमारे देश में कला और कला के कदरदानों की कोई कमी नहीं। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं अभिषेक कुमार चौहान, जिन्हें समूचे देश में ग्रास आर्टिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हर खबर हरियाणा में। जी, मैं हर खबर हरियाणा देख रहे सभी दर्शकों का भी धन्यवाद करता हूं और आपका भी धन्यवाद करता हूं कि आपने इस विरासत के हेरिटेज को उनके रूबरू होने का मौका दिया। मेरा सबसे पहला सवाल सर आपसे ये होगा कि लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में आपने आंखों के ऊपर पट्टी बांधकर जो है ग्रास आर्टिस्ट को बाकायदा परफॉर्म किया। उसके बाद 2019, 2020 और इस बार भी आपका नाम देश के सर्वोच्च पुरस्कार पद्मश्री के लिए नॉमिनेट रहा। किस तरीके से देखते हैं, क्या हमारे देश में कला को किस तरीके का स्तर देखते हैं कि कला का स्तर जहां तक देखें, कलाकार जो है आजकल का वो कला के लिए खुद जूझ रहा है। सरकारें ध्यान देती हैं पर वो कुछ उन्हीं कलाओं पे ध्यान दे रही हैं जो कि जैसे कह लो डांसिंग होगी, नाटक हो गया या कुछ और पेंटिंग्स वगैरह कला, उनके नजरिए में कलाएं वही हैं। पर कला, भारत इतना विभिन्न देश है कि इसमें बहुत सारे कला के फॉर्म्स हैं और कुछ ऐसे कला के फॉर्म्स भी हैं जिनको रिवाइव करना बहुत जरूरी है। आप सर प्राचीन घास कला, जिस तरीके से आपने बताया कि प्राचीन घास कला, इसको बनाने में जैसे आपने बनाया काफ़ी समय लगता है, काफ़ी मेहनत लगती है, किस तरीके से काम आपने शुरू किया, कहाँ से आपको प्रेरणा मिली और मौजूदा समय के अंदर समूचे देश में कितने ऐसे लोग हैं जो इस ग्रास आर्टिस्ट, जो घास कला है, प्राचीन घास कला, इसके बारे में जानते हैं, जागरूक हैं और इसको अपनाना भी चाहते हैं? देखिए, ये जो कला है ये 2015 में मेरे दादाश्री ने मुझे ये कला सिखाई। आज से 100-150 साल पहले हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो पुरखे थे, वो इस कला के अंदर कार्य करते थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि हमारे पीढ़ी ने इस कला में काम करना बंद कर दिया, बट इसको बनाने का तरीका या इसका एक पैटर्न होता है, उस पैटर्न का जो फार्मूला है वो आगे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे देते गए। तो 2015 में मुझे मेरे दादाजी से मिला और उसको फिर मैंने आगे रिफाइन करा। रिफाइन करने के बाद अभी मैं किसी भी प्रकार की कलाकृति या किसी भी प्रकार की चीज घास से बना सकता हूँ, इवन ब्लाइंड फोल्डेड। जी, मुझे ये बताएं सर कि आपने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के लिए बाकायदा जो है एक श्लोक जो है आपने घास कला से उसे बाकायदा बनाया है। ये कब प्रेजेंट होगा, कब इसकी प्रेजेंटेशन होगी और कहाँ पे इसकी प्रेजेंटेशन होगी? इसके बारे में आपसे बातचीत हुई सरकार से, क्या कुछ हुआ उसके बारे में? देखिए, हरियाणा गवर्नमेंट से मेरी बातचीत हुई है। थोड़ा मैं बनाने में इधर बिजी था, तो उसके बाद हरियाणा गवर्नमेंट में जल्द ही ये गीता महोत्सव आपको पता चल रहा है, तो वहाँ पे ये रिप्रेजेंट जरूर किया जाएगा, क्योंकि अभी तक का ये विश्व का पहला ऐसा श्लोक है जो घास से श्रीमद् भगवद गीता का बना है। जी, एक बार इस श्लोक को सर सुनाएं भी आप जरा पढ़ के। यदा यदा ही धर्मस्य गिलानि बर्वति भारत अभ्युत्थानम तदारम सजामहम परित्रात्रम। सॉरी जी जी, मुझे ये बताएं सर कि मौजूदा समय के अंदर कितने ऐसे लोग हैं जो आपकी इस घास कला से जुड़ना चाहते हैं और क्या स्थिति थी पहले और अब क्या स्थिति है आपकी, और फाइनेंशियल वे से भी क्या स्थिति है इस समय? सर, फाइनेंशियल वे से मोस्टली पता क्या होता है, जो कलाकार वर्ग है पहले भी जूझता रहा है। पहले जैसे विदेशी आक्रमणकारियों ने हमारी जो कला है, हमारे जो प्राचीन स्थल थे, उनका विध्वंस किया
और इस समय भी कुछ ऐसी ही परिस्थितियों को मतलब कि कलाकार फेस कर रहे हैं। हाँ, कलाकारों को प्रोत्साहन करने के लिए अवार्ड दिए जाते हैं, सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, बट क्या वो एक विरासत को बचाने के लिए बहुत है? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि हमारी हेरिटेज ही हमारे देश की पहचान है, हमारी विरासत ही हमारे देश की पहचान है। हमारे देश को भारत इसीलिए ही कहा जाता था क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे आर्ट ऑफ फॉर्म थे और उसी वजह से हमारी एक विलक्षण पहचान पूरे विश्व में बनी हुई थी, जो कि हम अब धीरे धीरे करके खो रहे हैं। ये बताएं सर कि मैं आपकी बात करूं सोर्स ऑफ इनकम की, तो जिस तरीके से आपने बताया कि बतौर ग्लास आर्टिस्ट जो हैं आप पहले बाकायदा बच्चों को सिखाते थे, कोरोना के बाद से क्या कुछ हालात बने हुए हैं और क्या चाहते हैं आप सरकार से कि इस तरीके की पहल जो है सरकार करे, एक इनिशिएटिव ले ताकि जो आर्टिस्ट हैं उनका भी घर का रहन बसन जो है प्रॉपर तरीके से चलाया जा सके? क्या आपकी मांग रहेगी सरकार से? देखिए, सरकारों का नजरिया जो है कला के प्रति पहले तो थोड़ा सा गंभीर होना चाहिए, क्योंकि रीजन ये है कि हम देखते हैं कुछ ही कला फॉर्म्स को वो उन्होंने रजिस्टर्ड करा हुआ है और उसी के ऊपर ही वो मोस्टली कार्य करते हैं कि इसके अलावा भी बहुत सारी भिन्नताएं हैं कलाओं में। तो हर एक चीज को पहल देने की जरूरत है, हर जगह पे स्थान देने की जरूरत है। अब जैसे मैं आंखों पे पट्टी बांध के ये कलाकृतियां बना रहा हूँ, तो कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म देने की जरूरत है जहां पे ये चीजें की जाएं, दिखाई जाएं, ताकि हमारी एक जो विरासत है, हमारा एक हेरिटेज है और उसके बाद एक जो इस विरासत की वजह से गुण विकसित हुए हैं, उन गुणों का प्रदर्शन करना हमारे लिए गर्व की बात है, हमारे देश के लिए गर्व की बात है। बहुत से ऐसे मैं कहूँगा सैटेलाइट चैनल्स पे या फिर सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे जो है प्लेटफॉर्म से ऐसे स्टेज आए हैं जहाँ पे सच एज इंडियाज गॉट टैलेंट, जहाँ पे क्ले आर्ट को प्रदर्शित किया जाता है और भी जो ऐसी आर्ट्स हैं जिनके बारे में कभी सुना ना था, लेकिन उन चीज़ों को भी दिखाया जाता है। तो क्या जो आपकी ग्रास कला है, घास कला है, प्राचीन घास कला, हम इसको देख सकते हैं आगामी दिनों में, या फिर क्या कुछ आपने कभी अप्लाई किया, नहीं किया, उसके बारे में बताएं। एक्चुअली वहाँ पे जो टाइमिंग है, वहाँ पे टाइमिंग थोड़ा कम दिया जा रहा है। जिन चीजों को मैं बना रहा हूँ, जैसे अभी ये श्रीमद् भगवद गीता जी का जो आप श्लोक देख रहे हैं, इस पे 50 के करीब दिन लग चुके हैं, 51 दिन के करीब इसके समय लग चुका है। अगर आज का दिन भी हम इंक्लूड करते हैं तो डेली के 8 घंटे लग रहे हैं। अभी 2 दिन से मैं इसी के ऊपर लगा हुआ था, तो सोया भी नहीं हूँ। तो ये बहुत ही एक डेलिकेटेड चीज है। एक कह लो कि आपके अंदर बहुत स्थिरता होनी चाहिए, बहुत संवेदनशील जो चीजें होती है उसको आपने हैंडल करना है। घास को तिनके आप देखते हैं, हल्का सा भी गलत बैंड हो गया वो टूट जाता है। तो उस चीज को आपने बुनना है, उससे चीजें बनानी है, तो हाथों में उस प्रकार की नजाकत चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे साथ ग्रास आर्टिस्ट अभिषेक कुमार चौहान, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार की तरफ से पहल तो जरूर की जाती है, लेकिन धरातल पर ये कार्य जो हैं अभी भी प्रॉपर तरीके से इनिशिएट करने के, इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरामैन किशन की रिपोर्ट। वहीं दूसरी ओर पेहोवा में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का समापन कई लोक संस्कृतियों की प्रस्तुति से हुआ है और आपको बताते चले कि इस मौके पर मां सरस्वती की प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलित किया गया। कार्यक्रम का आगाज करते हुए बच्चों ने वरदे वीरा वांदनी नृत्यावली पेश करके मां सरस्वती के चरणों में वंदन किया है। एकेडमी के बच्चों ने भी सरस्वती वंदन किया और आपको बता दें कि छात्र छात्राओं ने अपनी नृत्यावली के माध्यम से श्री कृष्ण के जन्म से लेकर उनकी विभिन्न लीलाओं का मंचन किया है।
बात करेंगे अंबाला की, जहां नगर परिषद एसबीएस ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया है और आपको बताते चले कि इस कार्यक्रम में आए लोगों को प्रदूषण के प्रति जागरूक किया गया। इसी के साथ ही आधुनिक समय में हवा में भी प्रदूषण का जहर घुल चुका है और प्रदूषण की समस्या इतनी गंभीर हो गई है कि इसके प्रति सख्त कदम उठाने का अनिवार्य हो चुका है, ऐसा कहा गया। वहीं आपको बता दें कि इस समस्या का निदान करने के लिए अंबाला छावनी नगर परिषद की एसबीएम कोऑर्डिनेटर ऋतु शर्मा ने कहा है कि स्वच्छ संरक्षण 2022 अब शुरू हो चुका है और इसके उपलक्ष्य में अंबाला छावनी में जगह जगह कैंप लगाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। वोटर नहीं ले रहा, हाँ ले ली। ये बताने के लिए है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 हमारे यहाँ शुरू हो चुका है, जिसमें हम लोगों को जागरूक करने के लिए जगह जगह पर जाकर कार्यक्रम कर रहे हैं कि घर से कचरा अलग अलग करके दें और गाड़ी वाले को कचरा दें, ना कि बाहर फेंकें। और स्वच्छता ऐप के बारे में बता रहे हैं कि अगर कोई भी किसी को घर में कचरा लेने नहीं आ रहा या कहीं पे गंदगी है तो आप उसको हरियाणा स्वच्छ ऐप के ऊपर डाल सकते हैं। 3 घंटे के अंदर उसकी कंप्लेंट दूर हो सकती है। तो ये इसी के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हमने इवेंट किया। ये 2 बजे रखा था, जिसके अंदर हमारे कम से कम 50 के 100 के करीब लोगों ने। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां पुरानी टिकटें सवारियों को देकर रोडवेज विभाग को नुकसान पहुंचाने वाले एक कंडक्टर को सिरसा में हिसार रोड स्थित बस अड्डे से गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि जांच में कंडक्टर के कब्जे से 13,332 रुपए की पुरानी टिकटें और 12,297 रुपए का अत्यधिक कैश बरामद हुआ है। पकड़ा गया कंडक्टर हेमंत कुमार डबवाली सब डिपो में कार्यरत है और सिरसा डबवाली बस पर ड्यूटी दे रहा है। डबवाली सब डिपो की गाड़ी बस स्टैंड के अंदर खड़ी थी, तो रूटीन चेकिंग पे हमारे इंस्पेक्टर थे, वहाँ खड़े थे। उनको शक था भी ये कंडक्टर है वो इसका शक के दायरे में था हमारे, तो हम चेकिंग करने के लिए उनका बक्सा चेक किया, थैला चेक किया, तो थैले के अंदर लगभग 13,332 रुपए की ओल्ड टिकटें, पुरानी टिकटें मिली हैं। खबर पंचकुला से है, जहां एक युवक को कार में किडनैप करके ले गए। आपको बता दें कि और उसके साथ कुछ लोग शराब पीकर मारपीट भी कर रहे थे। साथ ही युवक को नग्न अवस्था में करके बहुत ज्यादा पीटा और उसकी अश्लील वीडियो भी बनाई गई है। बता दें कि अभयपुर के रहने वाले सोनू ने अपने ही पड़ोसी को बोरे में पुलिस में शिकायत की थी और बता दें कि इसलिए बदला लेने की भावना में आकर शिकायतकर्ता के साथ ऐसी बदसलूकी की गई है। वहीं शिकायतकर्ता किसी तरह से मौका पाकर आरोपियों के चुंगल से छुटकारा पाकर बाहर आ गया और उसी के साथ ही आपको बता दें कि इलाज के लिए शिकायतकर्ता को सरकारी अस्पताल में पहुंचाया गया है, जहां डॉक्टर ने उसे प्राथमिक उपचार देने के बाद नागरिक अस्पताल सेक्टर 6 रेफर कर दिया है। खबर सिरसा से है, जहां स्वास्थ्य विभाग सिरसा और फतेहाबाद की ज्वाइंट टीम ने भटिंडा में छापेमारी की है और आपको बता दें कि इसी के साथ भ्रूण लिंग जांच के नाम पर ठगी के मामले का पर्दाफाश भी किया है। बताते चले कि गिरोह की सरगना अपने दोस्त के मकान में बच्चे की धड़कन जांचने की मशीन से लड़कों की चाहत रखने वाली गर्भवतियों और उनके परिजनों को भटिंडा के 3 लोगों के साथ मिलकर ठगी का शिकार बनाती थी। इसी मशीन के जरिए अंदाजे से गर्भ में लड़का या लड़की बताकर मोटी रकम ऐंठने का काम किया जाता था और इस मामले में टीम ने छापेमारी कर 3 लोगों को 37,000 रुपए नकदी के साथ रंगे हाथ दबोचा है, जबकि भटिंडा निवासी चौथा आरोपी मौके से फरार हो गया है। चोरों आपको बता दें कि 4 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुट चुकी है। ये मामला ऐसे था कि हमें 4 दिन पहले सिविल सर्जन फतेहाबाद द्वारा एक गुप्त सूचना उनको मिली थी कि हमारे सिरसा इलाके में कोई गर्भवती का लिंग जांच करवाते हैं, तो उनके द्वारा हमें हमारे सिविल सर्जन सर को
ये मिला था कि टीम बनाई जाए और इन जो गिरोह हैं इस तरह के उल्ट काम करते हैं, जो कि लिंग जांच में सम्मिलित हैं और बाद में भ्रूण हत्या में भी ये शामिल हो जाते हैं, तो उनको पकड़ा जा सके। तो उनकी तरफ से उन्होंने 2 डॉक्टर्स की टीम बनाई और हमारे यहाँ से डॉक्टर अवतार और डॉक्टर गुरविंदर। और इसी के साथ खबर 10 में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए हर खबर हरियाणा। नमस्कार।